डियर स्टूडेंट्स, आज तक हम लोग स्वतंत्रता के संबंध में कानून की भूमिका और स्वतंत्रता के लिए आवश्यक परिस्थितियों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक जॉन लॉक ने कहा है कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। इसका आशय ये हुआ कि स्वतंत्रता के लिए भी कानून आवश्यक है। मैं इसे स्पष्ट करना चाहूँगी। कोई भी संप्रभु राज्य जिसे कानून बनाने का अधिकार है, जब वो कानून बनाता है तो उस कानून के द्वारा क्या स्थापित करता है? नियंत्रण स्थापित करता है। और वो जो नियंत्रण स्थापित करता है वो समाज को व्यवस्थित एवं अनुशासित समाज में रूपांतरित करता है। इस नियंत्रण के द्वारा वह कोई भी ऐसी परिस्थितियों का निषेध करता है जिसे किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न होती है। अर्थात प्रत्येक की स्वतंत्रता की रक्षा समान भाव से नियमानुसार कानून के आधार पर कैसे की जाए, ये देखना किसका कर्तव्य हुआ? राज्य का। इस संबंध में अलग अलग विचारधाराओं में अलग अलग तरीके से स्वतंत्रता का, कानून का, राज्य का संबंध स्पष्ट किया गया है। मूलतः 17th सेंचुरी में राज्य को अधिकाधिक शक्तिशाली मानते हुए व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम आंका गया। 18th सेंचुरी में भी ये माना गया कि जितना अधिक शक्तिशाली राज्य होगा उतने अधिक कानून होंगे, और जितने अधिक कानून होंगे उतनी व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित होती रहेगी। जब व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित होगी तो उसकी अभिव्यक्ति का और उसकी सहभागिता का क्षेत्र भी कम होता चला जाएगा। फलतः इस समय ऐसी विचारधारा का उदय हुआ जिन्होंने ये माना, मूलतः व्यक्तिवादी विचारधारा और विचारकों ने, कि कोई भी स्वतंत्रता हो वो बिना बाधा के होनी चाहिए, बिना नियंत्रण के होनी चाहिए। लेकिन इसी व्यक्तिवादी विचारधारा का जब थोड़े से उदारवादी स्वरूप में रूपांतरण हुआ, इसका विकास हुआ, तब वहीं उदारवादी विचारधारा ने राज्य की सकारात्मक भूमिका को इंगित किया और स्पष्ट किया कि यदि राज्य व्यक्ति के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाता है तो उसे कानून बनाने का अधिकार है। जबकि इसके बिल्कुल विपरीत अराजकतावादी मानते हैं कि राज्य किसी भी रूप में हो वो हिंसा करता है, कानूनों के माध्यम से शोषण करता है, तो राज्य विहीन समाज होना चाहिए। राज्य रूपी संस्था के रूप में कोई ऐसी संस्था नहीं होनी चाहिए जो कानून बनाए। लेकिन 19th सेंचुरी में हम देखते हैं कि जैसे जैसे राज्य का नियंत्रण बढ़ता गया वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हानिकारक होता गया। साम्राज्यवादी शक्तियों का उदय 19वीं और 20वीं शताब्दी में इस प्रकार से हुआ कि ये माना जाने लगा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी भी प्रकार से राज्य से इतर या ऊपर नहीं माना जा सकता। 20वीं शताब्दी में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद, ये वो विभिन्न स्वरूप थे जो मानकर चलते थे कि राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन यहाँ ये स्पष्ट था कि जो भी साम्राज्यवादी शक्तियाँ कानून बना रही थी वो समस्त कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए ना तो आवश्यक थे और ना बनाए ही जाते थे, अपितु प्रत्येक राज्य जो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, मैं यहाँ पर ब्रिटेन का उदाहरण ले सकती हूँ, उन्होंने जितने भी कानून बनाए भारत में वो सभी कानून भारतीयों के हित में थे ऐसा नहीं माना जा सकता। क्योंकि यदि ऐसा होता तो गांधी जी ने फिर रॉलेट एक्ट के बाद में और सॉल्ट एक्ट में नमक जो सत्याग्रह किया उसमें उन कानूनों का विरोध किया जो व्यक्ति की मौलिक आवश्यकताओं पर भी आघात कर रहे थे। तो इस अर्थ में यहाँ पर हम कानून को राज्य के संबंध की जब विवेचना करते हैं तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि कौन से ऐसे कानून हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए या व्यक्ति के उत्थान के लिए आवश्यक हैं, और कौन से कानून ऐसे हैं जो उसकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करते हैं। तो ऐसे अर्थ में कानून का स्वरूप और कानून का उद्देश्य बहुत अधिक महत्व रखता है। यहाँ पर आदर्शवादी विचारकों का अगर हम चिंतन करते हैं तो मैं हीगल को कोट करती हूँ। थॉमस हीगल का क्या मानना था कि जो राज्य है वो ईश्वर की प्रतिकृति है और राज्य द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है वो व्यक्ति के हित में ही बनाया जाता है। तो व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही अधिकार है और वो क्या है? वो क्या अधिकार है? आज्ञा पालन का अधिकार। अर्थात अगर व्यक्ति राज्य के आदेशों का कानूनों का पालन करता है तो
उसको आज्ञा पालन के कारण फलस्वरूप जो मिलता है वो अधिकार होते हैं। लेकिन वो अधिकार परिभाषित कौन करता है? राज्य ही करता है। तो हम ये देखते हैं कि प्रत्येक प्रकार के कानून के बारे में अलग अलग विचारधाराओं के होने के कारण ऐतिहासिक क्रम में हर संदर्भ में हमेशा राज्य और कानून का संबंध एक जैसा नहीं रहा और कानून और स्वतंत्रता का संबंध भी एक जैसा नहीं रहा। कुछ ऐसे दृष्टांत हमें विश्व इतिहास में मिलते हैं जब कानूनों को लागू करने के पश्चात व्यक्ति की स्वतंत्रता लगभग समाप्त हो गई है। जितने भी निरंकुश शासक प्रणालियां हैं वो इसी प्रकार के कानूनों का प्रचार प्रसार करती हैं, बनाती हैं, निर्माण करती हैं, जिससे व्यक्ति कम से कम अपने अधिकारों को या अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर पाए। लेकिन 21वीं सदी तक आते आते आज ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कानून बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि कानूनों के द्वारा ही व्यक्ति की स्वतंत्रता को संरक्षित किया जा सकता है और बिना कानून के किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को, समूह की स्वतंत्रता को, संस्था की स्वतंत्रता को ना तो परिभाषित किया जा सकता है और ना उसकी रक्षा की जा सकती है। तो दो अर्थ में कानून आवश्यक हो गए। एक तो ये कि कानून वो परिस्थितियां निर्मित करते हैं जिससे स्वतंत्रता का उपभोग हो सकता है, उपयोग हो सकता है, और दूसरा ये कि कानूनों के उपभोग करने के समय यदि कोई चुनौतियां आती हैं, कोई संकट आता है, कोई स्वतंत्रता का हनन करता है, तो उस स्थिति में भी कानून उसके रक्षा का कार्य करते हैं। यद्यपि यहाँ पर दोनों ही व्यवस्थाओं में, निरंकुशवादी व्यवस्थाओं में और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अंतर होता है। यदि निरंकुश शासन व्यवस्थाओं में बनाए हुए कानूनों का उल्लंघन किया जाता है तो उसका आज्ञा पालन ना मानकर, कानून के या आदेशों की पालना नहीं मानकर दंडित किया जाता है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसे कानूनों के लिए शांतिपूर्ण प्रतिरोध का मार्ग खुला हुआ है। यदि किसी भी कानून से जनता संतुष्ट नहीं है या उसके प्रावधानों से संतुष्ट नहीं है तो जनता प्रोटेस्ट करके, समूह प्रोटेस्ट करके अपने प्रतिरोध के द्वारा ये बता सकता है कि वो इससे सहमत नहीं है। मूलतः ये अंतर है निरंकुशशाही और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए क्या क्या स्थितियां आवश्यक हैं? सबसे पहले तो एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, विशेषकर लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपके पास में एक ऐसा संविधान होता है जिसमें लिखित रूप से स्पष्ट होता है कि आपके कौन से अधिकार होंगे और उन अधिकारों के द्वारा स्वतंत्रता को कैसे परिभाषित किया जाएगा, स्वतंत्रता के प्रकार कितने होंगे, स्वतंत्रता की स्थितियां कौन सी होंगी और किस किस प्रकार की स्वतंत्रता का प्रयोग व्यक्ति कर सकता है। तो सबसे पहली जो हम कंडीशन मानकर चलते हैं वो है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया जाता है, उसकी व्याख्या की जाती है, उनके बारे में स्पष्टता रखी जाती है और इन्हीं मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता के अधिकार को भी स्पष्ट किया जाता है। संविधान के आधार पर जो भी व्यवस्था बनती है उसमें विधि का शासन होता है, कानून का शासन होता है। तो चूंकि कानून का शासन होता है तो कानून किसी भी कास्ट, क्लास, रिलीजन, रेस और एजुकेशन या और कितनी भी सोशल जो आपके सर्टिफिकेशन होती हैं उनसे ऊपर होता है। तो यहाँ पर व्यक्ति कानून के समक्ष समान रूप से लिया जाता है, उसकी स्वतंत्रता को भी समान संरक्षण प्रदान किया जाता है। लेकिन स्वतंत्रता के प्रति आस्था, स्वतंत्रता के प्रति जो आग्रह है या किसी भी व्यक्ति को जो स्वतंत्रता मिलनी है उसके प्रति उसकी जो समझ है वो कैसे विकसित होती है? पहला इसमें है सोशलाइजेशन प्रोसेस या जिसको हम बोलते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया। दूसरा है शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से, शिक्षा के द्वारा। और तीसरी है ऐसी आर्थिक परिस्थितियां जिसमें वो अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर पाता है, उससे उसको सुरक्षा प्रदान होती है। समाजीकरण की प्रक्रिया के तहत व्यक्ति अपने परिवार से, अपने आसपास के वातावरण से और अपने आसपास के विभिन्न सामाजिक समूहों से, अपनी आस्थाओं से ये सीखता है कि स्वतंत्रता एक प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है और इस स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है और उस किए जा सकने के लिए ही वो शिक्षा के साथ संबंध होता है। चाहे वो शिक्षा विद्यार्थी स्तर में स्कूल के लेवल की हो, कॉलेज के लेवल की हो, यूनिवर्सिटी की हो या अन्य किसी भी माध्यम से हो, लेकिन शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा पद्धति ये सिखाती है कि प्रत्येक व्यक्ति को जिस प्रकार से भोजन करने का अधिकार है ठीक उसी प्रकार से शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार है। प्राथमिक आवश्यकताओं के रूप में
अगर आपको भोजन और वस्त्र प्राप्त हैं तो उससे भी पहले आपकी जो आवश्यकता होती है स्वतंत्रता की। कैसे? आप ये अभिव्यक्त कर पाएँ कि मुझे भूख लगी है, आप ये अभिव्यक्त कर पाएँ कि हमें हमें शिक्षा चाहिए, या आप ये अभिव्यक्त कर पाएँ कि हमें मिनिमम रोजगार चाहिए या परिस्थितियाँ चाहिए। अर्थात व्यक्ति को स्वतंत्रता से अभिव्यक्त करने की जो स्थिति है वो कौन देता है? एजुकेशन सिस्टम देता है। और तीसरा है सिक्योरिटी, जिसको मैंने ब्रैकेट में आपके सामने लिखा है आर्थिक। इसका मतलब ये हुआ आर्थिक रूप से सबल व्यक्ति, आर्थिक रूप से अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करने वाला व्यक्ति अपनी अपनी अन्य स्वतंत्रताओं को भी बहुत अधिक अच्छे से प्रयोग कर सकता है और उसको अभिव्यक्त कर सकता है। ये तो वो प्रोसेस है जो किसी भी व्यक्ति में स्वतंत्रता के प्रति आस्था और उसका प्रयोग करने की क्षमता उत्पन्न करते हैं। लेकिन दूसरा होता है एक स्थिति जिसको हम बोलते हैं एक सिस्टम। उस सिस्टम में क्या होगा? यदि विकेंद्रीकरण होगा, ये देखिए मैंने शब्द लिखा है डिसेंट्रलाइजेशन। ये देखिए कंडीशंस में मैंने यहाँ 3 एरो बनाए हैं। डिसेंट्रलाइजेशन में मैंने एरो किया है, इसमें लिखा है सेंटर, स्टेट एंड लोकल। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यवस्था होती है अगर उसमें सेंटर में या एक जगह पे ही शक्तियों का केंद्रीकरण होगा, एक ही जगह कानूनों का केंद्रीकरण होगा, तो उसका लाभ निचले स्तर पर पहुंचने में बहुत समय लग जाता है या वो लाभ निचले स्तर तक नहीं पहुंचता है। तो स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के लिए इस तरीके से कानूनों को वर्गीकृत किया जाता है, इस तरीके से कानून निर्माणी संस्थाओं में कानून निर्माण की प्रक्रिया को वहन करने का सिस्टम डेवलप किया जाता है कि जहां कानून केंद्र से लेकर क्षेत्रीय स्तर तक, स्थानीय स्तर तक अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। तो जब निचले स्तर पर आधिकारिक स्तर, आधार स्तर पर हम अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं तो सीधा सा अर्थ यही है कि हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप सब लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, कि फर्स्ट ईयर में जब आप लोग प्रवेश ले रहे होंगे तो अब इन दिनों क्या देख रहे हैं? स्थानीय स्वशासन में सारी संस्थाओं के चुनाव चल रहे हैं और उससे पहले आपने देखे होंगे राज्य स्तर के चुनाव हुए। जब आप स्कूल में थे तब आपने देखे होंगे सेंट्रल लेवल के, केंद्र स्तर के चुनाव हुए। तो इस पूरी प्रक्रिया में हम क्या देख रहे हैं? ऊपर भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, राज्य स्तर पर भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारे लोकल बॉडीज़ में भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो बिल्कुल स्थानीय स्तर पर आप जिस गाँव में रहते हैं वहाँ पर भी चुनाव हो रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब आपको चुनाव की स्वतंत्रता मिलती है तब आप अपने आप को अच्छे अधिक से व्यक्त कर सकते हैं। मैं फिर ब्रीफ करती हूँ। स्वतंत्रता के बारे में विकास के साथ साथ अलग अलग अवधारणाएं उत्पन्न हुई। कुछ अवधारणाओं ने राज्य को अधिक शक्तिशाली माना और व्यक्ति को कम स्वतंत्रता दिए जाने का पक्ष लिया। कुछ विचारधाराओं ने राज्य को समाप्त किए जाने और व्यक्ति को पूर्णतः स्वतंत्रता दिए जाने की बात की। कुछ विचारधाराओं ने ये माना कि नहीं, राज्य के साथ चूंकि कानून जुड़ता है, राज्य चूंकि कानून निर्मात्री संस्था है, तो बिना कानून के व्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई आशय नहीं रह जा सकता। इसी विचारधारा को आज हम 21 सदी में पूरा विश्व स्वीकार करता है और ये मानता है कि स्वतंत्रता आवश्यक है, लेकिन स्वतंत्रता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ और विधि के शासन के अंतर्गत स्वतंत्रताओं को परिभाषित करना और उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करना भी आवश्यक है।